yes. So कॉफ़ी जो है, प्लीज अंडरलाइन, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट, आई थिंक न्यू बुक्स में इट इज़ 3.5%। ठीक है, आई एम हैविंग ओल्ड बुक तो यहाँ पे 4% लिखा हुआ है, बट टुडे व्हेन आई वाज टीचिंग इन द क्लास तो आई वाज टोल्ड कि न्यू बुक्स में इट इज़ न्यू परसेंटेज है 3.5%। पूरे वर्ल्ड में 3.5% का शेयर इज ऑफ अवर कंट्री। और इंडियन कॉफ़ी इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स वेरी बेस्ट क्वालिटी। बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी यहाँ पे इंडिया में ग्रो होती है। एंड और इंडिया में ये दिस जो कॉफ़ी है, दिस इज़ नॉट ए नेटिव क्रॉप ऑफ इंडिया। नेटिव मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से कॉफ़ी यहाँ नहीं थी। तो कॉफ़ी यहाँ पर आई है बाद में। कहाँ से आई है ये? यमन। यमन इज़ द नेम ऑफ ए कंट्री। अगर आप बाद में अपना एटलस में देखें तो ये सऊदी अरेबिया के पास में करके बॉर्डर पे पड़ता है, गल्फ वाली साइड पे। ईरान इराक है ना जिधर, तो आगे सऊदी अरेबिया, फिर सऊदी अरेबिया के आगे एक छोटा सा कंट्री है यमन। तो मेनली वहाँ से ये कॉफ़ी के सीड्स आए थे हमारे कंट्री में, फिर बाद में यहाँ पर भी ग्रो की जाने लगी। उसके बाद मिलती कहाँ पे है, कहाँ पे ये ग्रो की जाती है इंडिया में? इफ़ यू रिमेंबर इन 9th क्लास यू हैव रेड अबाउट फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो उसमें एक आपने किया था ईस्टर्न घाट्स एंड सदर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। तो जहाँ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, मिलने का मतलब ये नहीं कि सच में कोई उनकी माउंटेन्स मिल गई, मिलने का मतलब कि जिस एरिया में थोड़े उनका डिस्टेंस कम है, मतलब थोड़े पास पास में है, तो वो एरिया जो है दैट एरिया इज कॉल्ड, यहाँ पर अंडरलाइन, कहाँ पे है ये इंडिया में? नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका। नीलगिरी इन कर्नाटका लिखा ना, तो 9th में आपने पढ़ा नीलगिरी हिल्स, एक ही बात है। उस एरिया को ही बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। तो वो एरिया में उसके आसपास जो एरिया कम्स इन कर्नाटका स्टेट, वहाँ भी कॉफ़ी होती है। उस नीलगिरी के आसपास जो एरिया तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ भी कॉफ़ी की कल्टीवेशन होती है। जो केरला में पड़ता है वहाँ भी। तो हमें एक थोड़ा सा एक रफली याद करना हो तो वो जो ट्रायंगुलर पॉइंट सा बनता है नीलगिरी हिल्स का, उसके आसपास का फुल एरिया दैट इज नोन एज नीलगिरी हिल्स। और वो क्योंकि हिल्स तो फिर कोई हिल का नाम हो गया, तो स्टेट्स कौन सी पड़ती है वहाँ पे? स्टेट्स आर केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो उस पार्ट में, ये तीनों स्टेट्स में, वहाँ पर ही कॉफ़ी होती है। और इंडिया में किसी स्टेट में नहीं होती, ओनली इन दैट पार्ट। बट that coffee is very much in demand in the world because of its very good quality। ठीक है, उसके बाद है फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो यहाँ पे वन लाइन इज रिटन, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कम टू यू कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी होती है? तो 3 क्रॉप्स को हॉर्टिकल्चर में वी कैन इंक्लूड। एक फ्रूट्स आते हैं उसमें, अनदर इज वेजिटेबल्स, और एक और आता है फ्लावर्स। फूल जो होते हैं ना, फ्लावर्स, फ्लावर्स भी बोल देते हैं। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, ये जो तीनों टाइप की क्रॉप्स है उनको इकट्ठा दे आर कंबाइंड, दे आर गिवन वन नेम दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है, तो इंडिया सबसे बड़ा क्या है? ये प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर के साथ साथ कंज्यूमर भी है। ऑब्वियसली हमारी इतनी पॉपुलेशन है, इतने करोड़ ऑफ पीपल आर देयर, तो इंडिया में आप देखोगे हर एक चीज़ की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा ही होती है ना। तो उसके बाद फिर ये कहाँ पे है? इट इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। मतलब इंडिया में, कल भी मैंने आपको बताया था, ट्रॉपिकल जो एरियाज ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ते हैं, और दूसरा क्या है? टेम्परेट फ्रूट्स, टेम्परेट एरिया में पड़ते हैं। दोनों जगह इंडिया में, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, इंडिया में एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड। तो ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी के फ्रूट्स हमें यहाँ मिल जाते हैं। सारे नहीं, पर ज़्यादातर हमें जो आम नॉर्मल फ्रूट्स होते हैं दैट वी गेट इन इंडिया। उसके बाद जो मेन पार्ट है, प्लीज़ अंडरलाइन, यहाँ से आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। मेन फ्रूट का नाम दिया हुआ है और उसके आगे जो उसकी मेजर प्रोड्यूसर स्टेट है। इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न ऑल नेम्स, बट एक मेन स्टेट को आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, वो बड़े फेमस है। फिर उसके बाद दिया होगा यहाँ पे ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, है ना। कई बार आप देखते हो ना, गली में आते हैं फ्रूट सेलर आते हैं, तो वो बोलते हैं नागपुर के संतरे। तो नागपुर बड़ा फेमस है, वहाँ की ऑरेंज बहुत फेमस है। तो नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ही है। देन चिरापुंजी, वहाँ भी होते हैं, बट ज़्यादा जो फेमस है वो नागपुर वाले हैं। फिर केरला के बनानास, अंडरलाइन करते जो, एक एक मेन स्टेट कर लो, सारी नहीं होगी तो। बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी है, बट ज़्यादा केरला के। उसके बाद क्या है? लीची एंड गावा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार।
उत्तर प्रदेश की लीची और गावा बड़े फेमस हैं। देन पाइन एप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्रा, महाराष्ट्र, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट्स, वालनट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये सारे नाम मेन कर लो। एप्पल्स, वॉलनट्स वगैरह जो होते हैं वो जम्मू कश्मीर के थोड़ा हिली एरिया में होते हैं ना, तो जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के। तो मतलब ये है कि क्योंकि इंडिया में आप नोटिस करो हर तरह का क्लाइमेट है, हर तरह की यहाँ पे सॉइल भी ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो जो जो फ्रूट को जिस तरह की सॉइल चाहिए या कंडीशंस चाहिए फॉर गेटिंग इट्स ग्रोथ, तो एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन इज फाउंड इन आवर कंट्री। फिर उसके बाद है इंडिया क्या प्रोड्यूस करता है, अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। मतलब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी प्रोडक्शन होती है वेजिटेबल्स की, उसका 13% इज़ ग्रोन इन इंडिया। मतलब एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स का भी इंडिया, फ्रूट्स का भी है, वेजिटेबल्स का भी। तो फिर आगे वेजिटेबल्स के नाम दिए हुए हैं, ये तो आप कोई भी लिख लो, सब तरह की वेजिटेबल्स आर फाउंड हियर। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है हमारा, अभी तक हमने वी हैव रेड अबाउट दोज क्रॉप्स विच कैन बी ईटन, जिनको हम खा सकते हैं ना, चाहे वो व्हीट है, राइस है, मिलेट्स हैं, मेज़ है, शुगर केन है, ऑयल सीड्स हैं, पल्सीज हैं, टी कॉफ़ी, ये सब खाने पीने का सामान है, एडिबल आइटम्स है, खाने वाली है। बट अब नाउ वी आर गोइंग टू रीड दो क्रॉप्स वो पढ़नी है जिसको हम खा नहीं सकते, वी कैन नॉट ईट देम, बट वी कैन अदरवाइज यूज देम इन डिफरेंट वेज। उनमें से वन ऑफ देम इज रबर। आगे दिया ना नॉन फूड, तो रबर होती तो ये कल्टीवेशन ही है इसकी, बट ये खाई नहीं जाती है। बट इसको हम इन अवर डेली लाइफ वी मेक यूज ऑफ रबर इन डिफरेंट वेज। आप देखो आपके पास इरेजर है, वो भी रबर से बनती है। हेयर बैंड लगाते हैं, रबर है, वो भी रबर से ही है। अब स्कूटर है, साइकिल है, कार है, व्हीकल्स हैं, उनके जो टायर होते हैं उसमें भी रबर यूज़ होती है। कोई बेल्ट्स होती है उसमें भी रबर यूज़ होती है। मतलब अलग अलग तरह से, वो भी हमें सबके नाम भी नहीं पता होंगे, इतने सारे तरीक़ों से कि मतलब रबर की जो वी कैन से उसकी जो कंसिस्टेंसी है या उसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस है वो वेरी कर सकती है। बट अदरवाइज मोर और लेस रबर हमारे डेली लाइफ में कई तरह की चीज़ों में रबर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर अंडरलाइन करिए इसको, व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्स मोस्ट मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको, ये अंडरलाइन कर लो। रेनफॉल कितनी चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर, टेम्परेचर अबाउट 25। मतलब ऑन एन एवरेज इतनी कंडीशंस हों तो जो रबर की ग्रोथ है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और आगे दिया हुआ है ये कहाँ पर काम आती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। रबर इज इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, बहुत इंडस्ट्रीज में कई तरीके से ये काम में आती है। मतलब अलग अलग तरह से इसका जो भी सामान बनता है वो मशीनों के कई हिस्सों में रबर से बना कुछ ना कुछ, कोई वाल्व लगा होता है, कुछ लगा होता है। इवन देखो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, प्रेशर कुकर की रबर होती है, वो भी रबर का एग्जाम्पल है। कार का जो टायर ट्यूब है वो भी रबर है, पेंसिल के साथ इरेजर है वो भी रबर है। मतलब वेराइटी ऑफ वेज आर देयर जिसमें हम अपनी लाइफ में रबर को यूज़ करते हैं। उसके बाद है यहाँ स्टेट्स आर गिवन, मेनली इंडिया में पाई जाती है रबर इन कहाँ पे, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। ठीक है, ये स्टेट्स को अंडरलाइन कर लो। तो इंडिया में यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू। मैनी ईयर्स हैव पास्ट, आई हैव सीन, एक पहले आता था, अभी भी आता होगा, दूरदर्शन टीवी पे आता है एक नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या वो डिस्कवरी चैनल, अब आई डोंट रिमेम्बर कि कौन से वाले चैनल पे मैंने देखा था। तो उसमें दिखाया कि रबर बनती कैसे है, मतलब हाउ डू वी गेट इट। तो क्या होता है कि फॉरेस्ट होते हैं ना जो, जहाँ पे ये रबर के ट्रीज होते हैं, तो वो ट्री का जो स्टेम होता है, लोअर पार्ट स्टेम होता है जो, तो उसको अपने क्या करते हैं लोग जो रबर निकालते हैं लेबर, तो उसमें उस स्टेम में ऐसे एक कट सा लगाते हैं, स्लांटिंग सा टेढ़ा सा कट लगाते हैं, ऐसे सीधा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा सा करके ना, थोड़ी सी स्लोप देके वो कट सा लगाते हैं। वो कट लगा के वो जो उसके नीचे थोड़ी सी जगह सी बना के वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ग्लास होता है ना, पानी पीने वाला ग्लास होता है, तो ऐसे ग्लास वाली शेप वाला कोई कंटेनर लगा के उसको वो धागे से या किसी चीज़ से बांध के, वो जहाँ कट लगाया उसके नीचे ऐसे ग्लास को लगा देते हैं, और उसको फिर वो पूरे स्टेम के आसपास वो धागे से या रोप जो भी होती है उससे बांध देते हैं, मतलब वो ग्लास गिरे ना नीचे। तो ऐसे उसको बांध देते हैं। वो जो कट होता है ना वहाँ से ऐसे थोड़ा थोड़ा सा बड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा सेमी लिक्विड सा वो मटेरियल सा निकलता है, उसको बोलते हैं लेटेक्स। गोंद सी टाइप होती है, लेटेक्स उसको बोलते हैं। तो वो ऐसे थोड़ी थोड़ी करके थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक एक बूंद करके गिरती है, एक एक ड्रॉप गिरती है वो ग्लास के अंदर, वो जो बर्तन सा होता है कंटेनर, उसमें वो इकट्ठा एक एक बूंद गिरती जाती है। ऐसे मतलब काफ़ी देर लगती है एक ग्लास को फिल होने में।
वो जो होता है वो रॉ फॉर्म में रबर होती है, उसको लेटेक्स बोला जाता है, LATEX, ठीक है। फिर उस वो जो रॉ फॉर्म में रबर होती है, लेटेक्स होता है, फिर उसको बहुत तरह से दैट इज रिफाइंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर यूज्ड टू प्रोसेस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, उसको साफ करते हैं, उसको फिर अलग अलग तरह के उसमें आगे केमिकल्स मिलाते हैं, कलर मिलाते हैं, सब कुछ कर कर आके फिर जो हम जो अपने आसपास चीज़ें देखते हैं वो फिर उस तरह की रबर बनती है। मतलब अलग अलग प्रपोर्शन में जो जो बनाना होता है उसके हिसाब से और इंग्रेडिएंट डाल के फिर वो चीज़ बनाते हैं। बट वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस था, कभी आपको मौका मिले तो आप देखना। तो ट्री के आगे वो कप सा लगा देते हैं, वो फिर थोड़ा थोड़ा सा करके वो गिरता है, मतलब एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और ज़्यादा जो लेटेक्स होता है वो पाया जाता है इन मलेशिया, इंडोनेशिया। इंडिया में ज़्यादा रबर नहीं है, ज़्यादा लेटेक्स नहीं होता है यहाँ पे, थोड़ा बहुत ही होता है, बट जो मैक्सिमम है दैट इज़ फाउंड इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ों के नाम दिए हुए, ये याद नहीं करना, जस्ट बस रीड कर लेना, ये चीज़ों के नाम है कि रबर किन किन कामों में यूज़ होती है। उसके बाद मेन जो हमारा पार्ट है दैट इज़ फाइबर क्रॉप्स। अब फाइबर क्रॉप्स क्या होता है? फाइबर क्रॉप्स में प्लीज अंडरलाइन, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क आर फोर मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, ठीक है। चार है ये, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेक्स्ट क्या है, नेचुरल सिल्क, जो सिल्क वॉर्म्स से जो बनता है, सेरीकल्चर होता है ना, आगे आएगा। अब इसमें ये कॉटन जूट तो आपको पता ही है, हेम्प क्या होता है ये भी आपको पता है, 6 क्लास में, 6 के 7th की में आपने पढ़ा हुआ है। हेम्प क्या होता है? ये एक प्लांट होता है, कैनाबिस करके, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन इज नॉट रॉन्ग, तो कैनाबिस नाम का एक प्लांट होता है, उसका जो स्टेम होता है, नीचे वाला पार्ट स्टेम होता है, तो वो उस स्टेम में से ये जो फाइबर निकलता है उसको काट करके उसमें से जो निकालते हैं मटेरियल फाइबर, तो उसको बोला जाता है हेम्प। अब उससे क्या बनता है, जैसे होता क्या है, ये जूट और हेम्प में फ़र्क क्या होता है? जूट थोड़ी हार्ड होता है, इसका टेक्सचर थोड़ा रफ सा होता है, चुभने चुभने से वाला होता है, और जो हेम्प होता है होता उसी टाइप का ही है, बट इसका टेक्सचर बड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। अगर आपने कभी ध्यान किया हो, आजकल तो नहीं होते, पहले पूरा घरों में होते थे ना, कॉर्ड्स होती थी, चारपाइयाँ, मंजे जिसको पंजाबी में बोलते हैं, तो वो होते थे, वो जो रोप से वो बनाए जाते थे, बान होता था, वो जो बान होता था वो जो सख्त वाला चुभने वाला होता था वो जूट का बना हुआ होता था, और जो एक पहले होते थे सॉफ्ट वाली बान होती थी, बान समझते हैं ना, जैसे रस्सी रोप होती है, तो वो जो सॉफ्ट वाली होती थी वो ये मटेरियल की बनी होती थी, हेम्प, ठीक है। अदरवाइज हम अगर ज़्यादा डिटेल में ना जाएं तो दोनों एक ही तरह का है, बट एक फ़र्क है, ये थोड़ा हार्ड है, रफ टेक्सचर है, हेम्प का सॉफ्ट टेक्सचर है। तो ये किस काम में आता है? इसकी भी रोप्स बनती हैं, फाइबर बनता है, इवन पेपर बनाने में पल्प आता है ना, ट्रीज़ का पल्प बोलते हैं ना, यूज़ होता है, तो उसमें भी ये काम में आता है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ये सारे फाइबर हैं। आगे क्या है? उसके बाद ये बताया हुआ है, ये कोकून से जो सिल्क वॉर्म कोकून होता है, ये तो अपने साइंस में भी पढ़ा हुआ है, तो वो कोकून से जो हमें सिल्क के वॉर्म से बनाते हैं, जो भी मटेरियल बनाते हैं, तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज कॉल्ड सेरीकल्चर या सीरीकल्चर भी बोल देते हैं। सम पीपल प्रोनाउंस इट एज सीरीकल्चर, कई सेरी भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो सिल्क वॉर्म्स से जो उनको पालते हैं उसी पर्पज़ से, तो आगे वो जो रेशा सा फाइबर सा बनाते हैं, फिर उसकी आगे प्रोसेसिंग करके उससे जो कपड़ा बनता है, सिल्क का कपड़ा जिसको बोलते हैं सिल्क, तो वो बनता है। तो ये सारे आ जाते हैं हमारे फाइबर वाली क्रॉप्स में। अब इनको हम खाते नहीं हैं, है ना, यूज़ करते कपड़ों के तौर पे या कोई और सामान बनाने के लिए भी मेक यूज़ ऑफ दीज थिंग्स। अब एक उन्होंने बता दिया, दो का यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, कॉटन का और जूट का। तो कॉटन क्या है? वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल का मतलब होता है क्लॉथ, कपड़ा। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा कॉटन टेक्सटाइल ही हो, वूलन टेक्सटाइल भी हो सकता है, सिल्क टेक्सटाइल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी टाइप का कपड़ा। तो जो कॉटन टेक्सटाइल है, मिल्स होती हैं, वहाँ पे ज़्यादा क्या रॉ मटेरियल लगेगा कॉटन के कपड़े में? जो रॉ कॉटन होती है, तो दैट इज़ द रॉ मटेरियल। फिर आगे इसका ये बड़ा इंटरेस्टिंग बताया हुआ है कि दे हैव टोल्ड कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द गुड दिस ग्रोथ ऑफ कॉटन। तो क्या चाहिए इसके लिए? प्लीज अंडरलाइन, कॉटन ग्रोज वेल, ये नीचे वाली लाइंस में, वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटो। ये इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव डन वन मैप ना, सॉइल टाइप्स वाला किया था। तो जो गुजरात का पार्ट है जो नीचे की ओर जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, वहाँ महाराष्ट्र का कुछ पार्ट,
वहाँ पर ये कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो होती है बिकॉज वहाँ की सॉइल ब्लैक नेचर की है, ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल इज आइडियल, बहुत अच्छी वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है इसकी कॉटन की। और वट एल्स इज रिक्वायर्ड, हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, और क्या चाहिए, इरीगेशन, लाइट रेनफॉल और इरीगेशन, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर कंजप्शन नहीं करता है कॉटन का प्लांट, थोड़े पानी से भी काम चल जाता है। एंड 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, फ्रोस्ट फ्री होता है जब विंटर्स होती हैं, तो आपने देखा होगा ओस पड़ती है ना, फॉग पड़ती है, ओस पड़ती है, ड्यू ड्यू ड्रॉप से वो बोल देते हैं, तो वो नहीं पड़नी चाहिए। इतनी ज़्यादा ठंड को ये जो प्लांट होता है वो बियर नहीं कर पाता है, ख़राब हो जाता है। बट तो 210 का मतलब इस साल में काफ़ी सारा मेजर पार्ट जो है 364 डेज अगर हम मानते हैं, तो उसमें से 210, तो इतने दिन में इसको अच्छा मौसम मिल जाए, बढ़िया ड्राई सा मौसम मिल जाए, बहुत ज़्यादा ठंड ना पड़े, तो कॉटन का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है क्या दिया हुआ है, कॉटन इसे खारिफ क्रॉप है, और हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ग्रो, 6 to 8 months। मतलब अगर आज इसकी सोइंग करते हैं तो कम से कम 6, 7, 8 मंथ्स लग जाते हैं इसको फुली ग्रो होने में। इसकी ना कोई जैसे फ्रूट लटकते ऐसे नहीं होता, इसकी बर्ड्स होती हैं। आपने कभी देखा हो, इफ़ यू हैव सीन दिस, क्या बोलते हैं उसको, रोज़, कई घरों में लगा होता है ना, प्लांट्स में लगाते हैं, पॉट्स में लगाते हैं, तो रोज़ जब वो होता है ना उसकी बड्स होती हैं, वो जैसे जैसे ग्रो करता है, मतलब पूरा खिलने लायक होता है, तो वो बड ऐसे खुल जाती है, ऊपर से ओपन हो जाती है, फिर उसके बीच से धीरे धीरे करके रोज़ की पेटल्स छोटी छोटी सी पहले निकलती है, फिर बड़ी होती है, फिर फुली वो ग्रो करता है। तो ऐसे ही वो जो बड्स होती हैं, वो बड्स के अंदर कॉटन होती है, तो जब वो ये प्लांट पूरा पक जाता है, मतलब अच्छे से ग्रो कर जाता है, तो वो बड्स अपने आप खुल जाती है, खुल के फिर उसके अंदर रुई होती है, जो हम घरों पे रुई यूज़ करते हैं ना, तो वो रुई होती है उसके अंदर, मतलब क्या बोलेंगे उसको, बड के अंदर ही होती है, तो खुल जाती है वो, फिर उसको हाथों से निकालना पड़ता है, लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, मशीनों से नहीं निकलती वो रुई, वो एक एक बड में से ऐसे हाथों से, फिंगर से वो पिक करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है, फिर वो रॉ कॉटन होती है, फिर जाके जो टेक्सटाइल मिल्स होती हैं, फिर उसको स्पिन करते हैं, डाई करते हैं, उसका थ्रेड बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, फिर आगे उसका कपड़ा बनता है। ठीक है, तो ये सारा है। तो मेन स्टेट्स कौन सी है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। ठीक है, सारी नहीं होती तो दो याद कर लो, महाराष्ट्र, गुजरात। उसके बाद है जूट, तो जूट को अंडरलाइन करिए, जूट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। सच में गोल्डन नहीं होता कि गोल्ड जैसा कलर, सिर्फ एक थोड़ी सी शेड सी पड़ती है, लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन, थोड़ा सा मतलब गोल्डन टच सा आ जाता है, ब्राउन ब्राउन सा, तो इसका करके इसको दैट इज कॉल्ड गोल्डन ब्राउन, गोल्डन फाइबर। तो नाउ व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, वेल ट्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। ड्रेन्ड का मतलब पानी निकल जाना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, फ्लड जैसा नहीं बनना चाहिए, मतलब वाटर कंजम्पशन कर ली सॉइल ने जितनी, तो फिर वो पानी बह जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, तो वहाँ पे ज़्यादा होता है। और आमतौर पे कहाँ होता है, जो डेल्टाइक रीजन होते हैं ना, जहाँ डेल्टास बनते हैं, उन एरियाज़ में ये जूट सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। तो हमारे यहाँ कहाँ पे है, डेल्टाइक रीजन क्या होता है कि उसके आसपास, डेल्टा मतलब दो रिवर चैनल्स के बीच में छोटी छोटी सी रिवर डिवाइड हो जाती है ना, व्हेन इट मीट्स द लार्जर वाटर बॉडी, तो बीच का जो ज़मीन होती है, सॉइल होती है, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा। तो वो वहाँ पे हर टाइम पानी की वेव्स आती रहती हैं, तो वो मड सा लगता रहता है, कीचड़ सा लगता रहता है, तो वो बड़ी फर्टाइल हो जाती है सॉइल, तो वहाँ पे ये जूट ज़्यादा होता है। तो इंडिया में कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल का जो पार्ट नीचे बे ऑफ बंगाल के साथ लगता है, वहाँ पे जहाँ पे डेल्टास बनते हैं। ऐसे ही बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा होती है ये जूट, जो उसका लोअर पार्ट है जहाँ डेल्टा बनते हैं। आप कभी मैप ध्यान से देखना, बांग्लादेश का जो लोअर पार्ट है वो बड़े ऐसे कट कट से बने हुए हैं, हम लोग ध्यान से नहीं देखते, थोड़ा सा उसको एनलार्ज करके देखो, ऐसे कट से पड़े हुए हैं वो वहाँ पे। वो क्या है, वो बे ऑफ बंगाल में, वहाँ वो उधर से, इधर से गंगा रिवर, उधर से ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है, तो वो वहाँ जब मिलते हैं उसमें अपना बे ऑफ बंगाल में, तो वो डेल्टास बनाते हैं, मतलब सीधी रिवर नहीं जाके गिर जाती बे ऑफ बंगाल में, कई सारे उसके पार्ट्स हो जाते हैं, तो वो फिर कट से पड़े हुए हैं, बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है ये जूट के कल्टीवेशन बहुत होती है वहाँ पे। तो उसके बाद है फिर आगे बताया हुआ कि जूट, इन हाउ मेनी थिंग्स वी मेक यूज़ ऑफ जूट, तो आगे फ्यू एग्जांपल्स हैं, बैग्स हैं, गनी बैग्स हैं, मैट्स हैं। गनी बैग्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं ना, बोरे होते हैं जिसमें वीट डाला जाता है, जब आपने कई बार ट्रकों पे देखा होगा, लोड करके लेके जाते हैं, वीट हो, राइस हो, तो बड़े बड़े से जो बोरियां होती हैं उसको बोलते हैं गनी बैग्स, मैट्स। आजकल तो कैरी बैग में भी यूज़ होता है, डेकोरेटिव मटेरियल में भी, फुट मैट,
कारपेट, मतलब कई तरह की चीज़ें बनती हैं इससे, जूट से। रोप्स भी बनती हैं, सब कुछ बनता है। बट ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, महंगी होती है। तो इसके कंपैरेटिवली जो सिंथेटिक मशीन मेड फाइबर होता है, फिर लोग उसको लेते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, तो लोग उसका सामान, वो कपड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिंथेटिक वाला, जूट वाला थोड़ा कम यूज़ करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब इसका मीनिंग ये है कि व्हेन अवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस, तो फिर क्या हुआ कंट्री में, उसके पहले व्हेन देयर वाज ब्रिटिश रूल, तो जो ब्रिटिशर्स थे दे डिड नॉट डू एनीथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। कुछ उन्होंने कोई इसके लिए काम नहीं किया, बस देयर वर्क वाज ओनली टू एक्सप्लॉइट इंडियन फार्मर्स। उनसे ज़्यादा टैक्स ले लेते थे, रेवेन्यू लेते थे उनसे, बट ज़मींदार लगा देते थे आगे। अगर इफ़ यू रिमेंबर 8th क्लास में यू हैव रेड कई तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स दे अडॉप्टेड, उसमें से एक बड़ा प्रोमिनेंट था जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट। तो ऐसे वो बस आगे जमींदारों को लगा देते थे कि आप लोगों से, फार्मर से, यू कलेक्ट द रेंट और वो हमें हमारे ऑफिस में आप डिपॉजिट करवाइए। बट होता क्या था, जो आम पुअर फार्मर्स थे उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी। तो फिर क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद से हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ अवर एग्रीकल्चर सेक्टर मेनी चेंजेस वर ब्रॉट। कई तरह के लॉज बनाए गए, कई तरह के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। रिफॉर्म्स होते हैं सुधार करना, टू ब्रिंग मॉडिफिकेशंस, चेंज लाना, पॉजिटिव कुछ चेंज लेके आना। तो टू टाइप्स के चेंजेस किए गए या रिफॉर्म्स किए गए। एक को कह देते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स और सेकंड को कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। और आप यहाँ पर ही लिख लो, यू राइट हियर, इंस्टीट्यूशनल को ही बोल देते हैं लैंड रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल का ही अदर नेम है लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो टू टाइप के रिफॉर्म्स किए गए, एक लैंड रिफॉर्म या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, और सेकंड किए गए टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल रिफॉर्म, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, फिर ये देखो नीचे क्या दिया हुआ कि हमारी जो 60% पॉपुलेशन है अभी भी दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। मतलब हमारा मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, उनका वो चाहे इधर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अभी भी वो एग्रीकल्चर के से रिलेटेड कामों में ही लगे हुए हैं। मतलब मेजोरिटी लोग काम यही करते हैं, बट उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उसमें चेंजेस लाने के लिए फिर गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स किए, लैंड रिफॉर्म्स या इंस्टीट्यूशनल। नाउ देयर नेम्स हैं, प्लीज़ अंडरलाइन करिए उनको यहाँ से। कलेक्टिवाइजेशन, फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर कंसोलिडेशन, यहाँ करके दिया हुआ है, ये सारा अंडरलाइन करो। कंसोलिडेशन, कॉपरेशन, एबोलिशन ऑफ जमींदारी वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। दोनों नाम याद कर लो, इंस्टीट्यूशनल और लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। फिर लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑफ अवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। मतलब ये जो नाम दिए हुए हैं ये लैंड रिफॉर्म्स के नाम हैं। अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि ये होते क्या है। एबोलिशन ऑफ जमींदारी का मतलब तो सीधा सीधा है कि गवर्नमेंट ने लॉज बनाए, उसमें ये कहा कि नाउ देयर विल बी नो जमींदार्स। कोई किसी से, एक बड़ा फार्मर जिसके पास ज़्यादा लैंड है तो वो कोई दूसरों से रेंट नहीं कलेक्ट करेगा, टैक्स नहीं कलेक्ट करेगा, सब अपना अपना काम करेंगे। ऑल आर द ओनर्स ऑफ देयर ओन लैंड। कोई किसी का मालिक नहीं है, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, कोई उसका नौकर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सब अपनी अपनी जगह के मालिक हैं। तो लॉज वर मेड, जमींदारी सिस्टम को पहले तो ख़त्म किया। फिर कलेक्टिवाइजेशन का मतलब और कंसोलिडेशन का मतलब लोगों को कहा कि आप अपना ज़मीन को इकट्ठी एक जगह के ऊपर करके, मतलब एक बड़े साइज के फार्म के ऊपर यू कैन डू द वर्क। अब बड़ा साइज का फार्म कैसे हो सकता है, एक हमने पहले थोड़ा पढ़ा था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली इंक्रीजेज, तो क्या होता है, लैंड गेट्स डिवाइडेड। जितने मेंबर होंगे, बच्चे होते हैं, फिर उनमें लैंड डिवाइड हो जाती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, आगे आगे डिवाइड होता जाता है। तो फिर होता क्या है, फार्म का साइज छोटा होता जाता है, हर एक हिस्से में कम ज़मीन आती है। अगर और परचेज ना की जाए, उसी लैंड के ऊपर काम चलाना है, तो मेंबर बढ़ते जाए तो हर एक के हिस्से में कम आएगी, तो लैंड का साइज छोटा होता जाता है, स्मॉल होता जाता है। और वो फिर यहाँ पर कहा गया कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन में कि अगर भी आप अपनी छोटी छोटी जगह, किसी की मान लो विलेज के एक कोने में थोड़ा सा एक छोटा सा फार्म है, फिर कोई थोड़ी दूसरी जगह के ऊपर, थोड़े डिस्टेंस के बाद दूसरी जगह के ऊपर है, अलग अलग जगह के ऊपर अगर ऐसा डिवीजन हुई हुई है, तो उसको इकट्ठे एक जगह गवर्नमेंट उसको, मतलब ये पर ये है कि लोगों की कोऑपरेशन के साथ ही ये हो सकता है। तो उसको एक जगह करना, मतलब जितनी उनकी अलग अलग जगह के ऊपर लैंड बनती है उतने ही एरिया के बराबर उनको लैंड एक जगह के ऊपर दे दी जाए, ऐसा मतलब ऐसा कुछ सुजेशन।
तो उससे क्या होगा कि खेत का जो फार्म का साइज होता है दैट गेट्स इंक्रीज्ड, तो उसके ऊपर मशीन चलाना, ट्रैक्टर चलाना थोड़ा इजी हो जाता है। ये सारा कुछ किया गया। कोऑपरेशन का मतलब भी मिलजुल के अगर लोग करते हैं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, तो छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं जिनकी कम ज़मीन है, अगर मिलके काम करें तो एरिया बड़ा हो जाएगा, सब इकट्ठे ही फार्मिंग कर लें, तो जिसका जितना खर्चा है उसके प्रोपोर्शन से जो भी प्रॉफिट होगा क्रॉप को सेल करके, तो वो आपस में डिवाइड कर लें। मतलब ये सारे रिफॉर्म्स किए गए लैंड से रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पैरा में बताया कि बहुत सारे लॉज तो बनाए गए बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन इन डिफरेंट स्टेट्स वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाई जितने की इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कानून है इनकी इम्प्लीमेंटेशन कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून तो बना सकती है बट लागू तो किसने करना होता है, लागू तो फिर जो स्टेट की गवर्नमेंट है उन्हें नहीं करना होता है। तो इतना स्ट्रिक्टली नहीं हो पाया जितना कि सोचा गया था। फिर उसके बाद 9th क्लास में आपने पहले भी पढ़ा है, फिर 1960s के डेकेड में एंड में जाके 66 से लेके ऑनवर्ड, तो फिर उस समय क्या किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन आई जिसमें बढ़िया HYB सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, बेटर इरिगेशन, ये सब कुछ करके, तो इट वाज सीन कि भाई अगर हम इस तरह से एक पैकेज प्रोग्राम करते हैं ये सब चीज़ों को यूज़ करके, तो क्रॉप जो थी दैट गॉट इंक्रीज्ड मल्टीपल टाइम्स। तो इतना मल्टीपल टाइम्स, खास करके ये पंजाब हरियाणा वाली साइड पे, आंध्र प्रदेश में, ये 3-4 स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए गए अकॉर्डिंग टू ये ग्रीन रेवोल्यूशन के जो भी इनपुट्स थे, बढ़िया HYB सीड्स, फर्टिलाइजर वगैरह लगा के डाल के, तो बहुत प्रोडक्शन बढ़ी। तो इस करके फिर वो उसको नाम दे दिया गया ग्रीन, मतलब एग्रीकल्चर प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन कलर का है। रेवोल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, तो इस करके रेवोल्यूशन नाम दिया गया। फिर उसके बाद फिर वाइट रेवोल्यूशन भी आई हमारे कंट्री में, ऑपरेशन फ्लड, मिल्क की प्रोडक्शन, कैटल जो होते हैं ना, एनिमल हस्बेंड्री करके, काउस बफलोज वगैरह, उसके दूध की जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो भी कई गुना बढ़ाई, उसके लिए भी एफर्ट किए गए मिल्क की यील्ड को बढ़ाने के लिए। एनिमल्स को बढ़िया उनको खाना देते, खाना मतलब अपने जैसा खाना नहीं, उनका जो फॉडर होता है जो भी फुल ऑफ न्यूट्रिशन, उनका जो भी एनिमल्स का होता है, तो मतलब उस उनका जो मिल्क की प्रोडक्शन है उनसे वो उसको बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये सारा, फिर ये सारा कुछ किसके अंदर आ जाता है, ये एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। तो ये सारा मतलब एफर्ट्स किए गए। तो उसके बाद फिर 1980s में और 1990s में एक स्पेशल फिर प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, इट वाज नेम्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यही है ना, कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड, इसको अंडरलाइन करिए ये सारा। तो इसमें क्या किया गया, एक तो कहा गया कि जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप की इंश्योरेंस करवाने का अरेंजमेंट किया गया। जैसे हम अपने स्कूटर की, गाड़ी की, कोई वैल्यूएबल चीज़ों की इंश्योरेंस करवाते हैं ना, कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसका इंश्योरेंस के पैसे ले लेते हैं, अपना नुकसान पूरा कर लेते हैं। तो सेम वे कि क्रॉप्स जो होती है वो कई बार आग लग जाती है, कई बार ऊपर से बिजली की तारें कई फार्म्स के ऊपर से निकलती है, कोई स्पार्किंग हो गई, फसल पकी हुई है तो एकदम आग लग जाती है, या कोई ड्रॉट्स आ जाते हैं या फ्लड आ जाते हैं, मतलब ड्यू टू एनी, कई बार पेस्ट अटैक हो जाता है, तो ड्यू टू एनी रीज़न अगर फसल ख़राब हो जाती है तो फिर फार्मर तो ही हैज़ टू फेस सफ़र ए लॉट ऑफ लॉस। तो वो लॉस से बचाने के लिए अगर वो उसने अपनी क्रॉप को इंश्योरेंस करवाई हुई है उसकी, तो फिर उसको उसका कॉम्पनसेशन मिल जाता है। तो ये थोड़ा इनकरेज किया गया कि फार्मर्स इंश्योरेंस करवाएं अपनी अपनी क्रॉप की। फिर उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स उनको मिले, क्योंकि फार्मर्स, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर पुअर इन अवर कंट्री, तो वो अपना मतलब अपना कम इंटरेस्ट के ऊपर अपना लोन ले पाएँ। तो उसके लिए विलेजेस में ग्रामीण बैंक्स, ग्रामीण मतलब गाँव में बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो लोगों को, फार्मर्स को एट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको लोन प्रोवाइड करें, और भी बैंक्स विलेज एरियाज़ में बनाए गए ताकि उनको इंटरेस्ट कम देना पड़े और सस्ता लोन उनको अवेलेबल हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर फार्मर्स के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये सारी स्कीम्स के नाम हैं जो फार्मर्स के लिए शुरू की गई। फिर फार्मर्स के लिए वेदर बुलेटिन, मौसम का हाल की भी, कल मौसम ऐसा रहेगा, परसों ऐसा रहेगा, आपने कितना पानी डालना है, कितना नहीं डालना है, मतलब फार्मिंग से रिलेटेड उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये सारा कुछ किया गया एग्रीकल्चर प्रोग्राम फार्मर्स के लिए, रेडियो पे, टीवी पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स पर ब्रॉडकास्ट, कि उसको सुन के वो उनको पता चले कि कहाँ पे क्या रेट चल रहा है, उनकी फसल का क्या प्राइस चल रहा है, ये सब चीज़ें। तो ये सारा कुछ किया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सारे जो चीज़ें थी फार्मर्स की हेल्प के लिए किया गया। तो ये सारे जो एफर्ट्स किए गए, ये सारे कहलाते हैं जो
सीड्स है, फर्टिलाइज़र है, ये क्रेडिट कार्ड, पैसों का प्रोविज़न, ये सारे कहलाते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, ठीक है। और जो सिर्फ लैंड से रिलेटेड है वो कहलाता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। सी लैंड एक अलग चीज़ है, लैंड के ऊपर बाकी का जो सामान लगता है उससे रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, वो आ जाते हैं अंडर दिस टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, ठीक है। दैट इज़ वाई बोथ द नेम्स आर गिवन। तो लैंड से रिलेटेड लॉज बना के उसको किया गया इम्प्लीमेंट, और बाकी चीज़ों के लिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन, स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम के बाद से इन चीज़ों पे स्ट्रेस दिया गया कि भाई जो फार्मर्स है, इफ दे यूज़ बेटर सीड्स, बेटर फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ, तो देयर क्रॉप कैन इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स। तो ये सारी, या मशीन्स यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर मशीन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं कि ऊपर से एडिशनल है ये सारा कुछ लैंड के ऊपर। तो दीज आर कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो आज हम इतना ही काम करते हैं, बिकॉज क्लास में भी हमने यहाँ तक ही किया है। आज आपने ये दिस यू हैव टू रीड योर सेल्फ, भूदान एंड ग्रामदान, ये वेरी सिंपल इंटरेस्टिंग पैरा है, दिस यू कैन रीड योर सेल्फ, रेस्ट वी विल डू टुमारो, ठीक है बेटे। सो विद दिस, very less time is left and I am having next class also, so I am going to end here and we will move according to the class work, ठीक है जी। आई होप सबने अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लिया होगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।